Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. In this video, we are going to discuss the paper 1, AQAB grade 9, 2024. And initial आपके पास सारी वही वाली चीज़ें हैं जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, इनको एक और दफ़ा गो थ्रू कर लें आप. ये करेक्ट वे है आपके पास, डबल मार्किंग अलाउ नहीं है. एंड अगर आप जो है इस तरीके से अगर कोई आंसर को OMR शीट के ऊपर अगर आप इस तरीके से या इस वे में किसी भी ऑप्शन को अगर आप लिखते हैं या अगर आप उसको मार्क करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये हमसे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस. सो ये हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. मैं इस वीडियो में लिंक भी दे दूंगा जिसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड बात करी थी. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे. सो वी हैव 4 significant figures in this one. So option number या ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. अच्छा, अब ये इसको कह रहा है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग जो है वो करके दें. सो साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि डेसिमल जो है आपका वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में होना चाहिए. सो पहला नॉन जीरो डिजिट मेरा कौन है, 5. तो इसके राइट में यानी कि मुझे इसको इस तरीके से लिखना है 5.09. तो अब एक्सपोनेंशियल, अब हम जबरदस्ती जो है वो डेसिमल को राइट साइड में लेकर आए हैं तो एक्सपोनेंशियल की पावर डिक्रीज होगी. अभी इसकी पावर 0 है. अब हमने कितना डेसिमल प्लेसेस को पीछे लेके गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो एक्सपोनेंशियल -5 आ जाएगा हमारे पास. तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अब ये हमसे क्या कह रहा है कि आप ये एक अदद क्यूबॉइड मैं आपको दे रहा हूँ जिसका वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया है. और ये उसकी लेंथ आ गई, ये उसकी ब्रेथ आ गई है, या आप विड्थ भी कह सकते हैं, और ये उसकी हाइट है जो कि अननोन है. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम फॉर द क्यूबॉइड क्या होता है, LBH. सो अब H मुझे चाहिए, सो ये क्या हो जाएगा, V/LB. सही है. सो आपने जिस वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा. सो I would request you guys to write down the answer for the MCQ number 3 in the comment section. अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज इन द गिवन इक्वेशन. कि इस वाली इक्वेशन में कितनी ड्राइव क्वांटिटीज हैं. सो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो बेस क्वांटिटी है. वेलोसिटी एक तो ये हो गई, वेलोसिटी हमारे पास एक अदर ड्राइव क्वांटिटी है. टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी है, 1/2 कांस्टेंट. एंड एक्सेलरेशन, सो वी हैव टू. ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमसे क्या कह रहा है कि आपको एक अदर एसटी ग्राफ दिया हुआ है. एंड कि एक पर्सन है जो कि एक स्ट्रेट रोड के ऊपर वॉक कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई. यानी एक्स से लेके वाई तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको कौन सा वाला पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा होगा या कर रहा है. अच्छा, एक चीज जो कि हमें यहाँ पे याद रखनी है कि डिस्टेंस हमारे पास वाई एक्सिस में मौजूद है. सही है, ये एस टी ग्राफ है, डिस्टेंस हमारे पास वाई एक्सिस में मौजूद है एंड टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस. तो अगर डिस्टेंस उसको कवर करना है तो वो ऊपर की तरफ यानी कि ज्यादा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा. तो उसका डिस्टेंस या जितना ज्यादा इस पॉइंट से दूर होगा उतना ज्यादा उसने जो है वो क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है. अगर वो इसी लाइन के ऊपर रह रहा है तो इट मींस या तो वो रेस्ट में है या तो फिर वो रेस्ट की तरफ आ रहा है. तो अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या होगा, द पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट एट अ कांस्टेंट स्पीड. क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक अदद स्ट्रेट लाइन है. अगर ये कर्व लाइन आ रही होती कुछ इस तरीके से या कुछ भी कर्व होके आ रहा होता तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट ना होती. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. Force acting on a body along x-axis, the y component of this will be. कि एक फोर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई हो रही है. तो जब वो है ही एक्स एक्सिस पे तो उसका y कंपोनेंट कुछ भी नहीं होगा. सो इट विल बी 0. अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 दी हुई है. एक्सेलरेट्स टू अ वेलोसिटी, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है.
एंड उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 50 मीटर्स का, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। एक्सेलरेशन इज टू बी कैलकुलेटेड। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो एस सॉरी आपको एक्सेलरेशन चाहिए है, सो ये इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो हो गया। सो vf स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। सो यहाँ पे आपके पास कितना है, फाइनल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड 50। सो पहले आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपके पास उसको आप 100 से डिवाइड करवा देंगे एंड यू विल हैव योर आंसर। सही है, सो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आ जाए जरा एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पे आपके पास ये एक वीटी ग्राफ गिवन है, और वीटी ग्राफ से हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं। वीटी ग्राफ से दो चीजें निकल के आएंगी। अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो एक्सेलरेशन, और अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर लाइन, तो उससे डिस्टेंस निकल के आएगा। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि डब्ल्यू एक्स वाली जो लाइन है आपके पास, उसका आपने क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है जिसने 150 मीटर का ये डिस्टेंस आ गया, ये टाइम आ गया आपके पास। then his or her velocity will be, so v is equals to s upon t। so 150 divided by 10 आपके पास 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है कि सैफ एंड कैफ आर इन द बास्केटबॉल मैच ड्यूरिंग द गेम। सैफ होल्डिंग द बॉल ऑफ mass 0.6 kg running with the velocity of this collides with the defender Cap who is at the rest position. The type of collision and value of momentum of the ball will be। अच्छा, एक चीज तो ये कि हम यहाँ पे ये पहले ही क्लियर कर लें कि ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, क्योंकि ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं। इलास्टिक कोलिजन आपके पास माइक्रो ऑब्जेक्ट्स में होती है। माइक्रो कौन से होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, या फिर छोटे ऑब्जेक्ट्स। सो ये पर्सन है, इसको हम देख सकते हैं, ये बड़ा है, तो यानी कि इलास्टिक वाले ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए। हमारे पास बी और डी रह गया। तो अब मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए हमने 0.6 को मल्टीप्लाई बाय 3 करवाया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1.8। सही है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस करेक्टली depicts the effect of friction on the speed of an object while keeping the force constant। अच्छा, अगर देखें आपके पास फोर्स, सॉरी, आपके पास फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ये वाला ऑप्शन भी तो हो सकता है कि हमने इसको क्यों मार्क नहीं किया। तो देखिए, फ्रिक्शन के लेस होने से लाजमी चीज नहीं है कि आपके पास स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाए, लेकिन फ्रिक्शन के ज्यादा होने से स्पीड, ये बात श्योरिटी है आपके पास कि आपने स्पीड जो है आपकी कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है, हमने ऑप्शन सी को जो है वो मार्क क्यों नहीं करा, क्योंकि फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुई तो आपके पास स्पीड का कम होना तय है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन कम है और फोर्स अगर आपके पास जो है वो ज्यादा अप्लाई नहीं हो रही, तब भी तो आपके पास स्पीड कम ही हो रही है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे ऑप्शन ए को करेक्ट ऑप्शन माना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अच्छा, ये आपके पास पुली वाले केसेस जो है वो एक्सक्लूड हो गए हैं, तो इनको छोड़ दें। उसके बाद आ जाए 13 के ऊपर, ड्यूरिंग एक्सीडेंट एयर बैग्स इन द कार प्रोटेक्ट द पैसेंजर फ्रॉम हिटिंग द डैशबोर्ड बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम जो है वो आपके पास ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसको कम नुकसान होगा। यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में एक डेरिवेशन ड्राइव करी थी, एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम। तो अगर ये चीज इंक्रीज हो जाएगी तो ये डिक्रीज हो जाएगी। सही है। इफ अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0.6 0.7 kg, व्हाट, अच्छा यहाँ पे ये चीज दे रहा है हमारे पास, W इज इक्वल्स टू mg अप्लाई कर दें यहाँ पे। सो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10,
सही है, तो आपके पास 7 आ जाएगा, ये रहा ऑप्शन सी। बेस्ड ऑन द गिवन इमेज द नेट टॉर्क ऑफ द सीसो विल बी इक्वल टू, कोई भी बच्चा ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है टॉर्क के लिए क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब यहाँ पे एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर था तो हमने 1 1 ही लिया यहाँ पे। सही है, टॉ 1 इज इक्वल टू टॉ 2। ओके, इफ अ बॉडी ओबेज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देखें इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, इसको हमने TCS से याद रखा था, टाइप्स, कंडीशन एंड स्टेट्स। तो कंडीशंस आपके पास दो होती हैं, कौन कौन सी? समीशन एफ, ये फर्स्ट कंडीशन है, एंड समीशन टॉ, सॉरी। सो अभी वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है कि ये चीज आपके पास जो है वो ओबे हो रही है, और आपके पास कंडीशन 2 की या सेकंड कंडीशन की वो बात नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास ये चीज तो 0 हो रही है, क्योंकि कंडीशन यही होती है आपकी कि ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। तो हम इसकी तो बात कर नहीं रहे, तो इसको हम हटा देते हैं। सही है। दूसरी एक और चीज कि आपके पास एक्सेलरेशन भी वहां पे 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी ये एक्सेलरेट नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आ जाएं, ये आपके पास इफ अ फोर्स ऑफ, यानी कि ये फोर्स दे दिया आपको यहाँ पे, अप्लाइड बाय अ स्टूडेंट एंड द मोमेंट, अच्छा ये मोमेंट यानी कि टॉर्क दे दिया आपको, और उसके बाद वो कह रहा है कि आप मुझे वो बताओ कि मोमेंट आर्म कितना होगा या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट कितना होगा। सो टॉ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस डी। तो आपने 16 को 4 से डिवाइड करवाएंगे आप, तो ये 4 आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, अब इस पे आ जाए एमसीक्यू नंबर 18 के ऊपर। ये कह रहा है कि आपने आपने इसको बैलेंस करना है, और W1 ज्यादा है और W2 छोटा है। तो अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है कि या तो मैं इस Y को कम कर दूं, या फिर मैं इसको बढ़ा दूं, W2 को जो है सॉरी Y को कम कर दूं, या तो फिर मैं इसको और ज्यादा यानी कि W1 को और इंक्रीज कर दूं। तो पहले हम एक वक्त में एक चीज देखेंगे, क्या Y को बढ़ाने का कोई ऑप्शन मुझे मिल रहा है यहाँ पे? अगर मैं देखूं तो यहाँ मेरे पास Y को इंक्रीज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सही है, उसके बाद आ जाए कि हम क्या W1 को इंक्रीज कर सकते हैं? W1 को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो अब मुझे इस X को इंक्रीज करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, इंक्रीज W2 ये तो बिल्कुल भी नहीं लेना हमें, क्योंकि W2 को अगर मैं और इंक्रीज करूंगा तो ये और नीचे की तरफ चला जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो इसको बैलेंस करना है। मैं यहाँ इसको या इसको, इन दो में से किसी को इंक्रीज करूंगा ताकि यहाँ का टॉर्क इंक्रीज हो। सही है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन 3, यानी कि इंक्रीज एक्स एंड W2 रिमेन्स द सेम। सो यही वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 19 के ऊपर। अ माउंटेनर हैज टेकन अ बैग ऑफ इमरजेंसी आइटम ऑन हिज बैग टू द माउंट एवरेस्ट। अच्छा, जब वो कह रहा है कि जब आपके पास एक माउंटेनर है, जिनको हम उर्दू में कोहे पैमा कहते हैं, या फिर जो वो उसको हाइक करते हैं माउंटेन्स को, तो वो अपने साथ एक अदद बैग लेके जो है वो जा रहा है। तो अगर वो टॉप पे पहुंच जाए माउंट एवरेस्ट के, तो उसका वेट जो है बैग का वहां जाकर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जितना ज्यादा हम ऊपर जाते हैं वो उतना ज्यादा हमारे पास कम होता जाता है। सही है। अच्छा, इफ टू मेटालिक स्फीयर्स हैव एन इक्वल मास ऑफ दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, अच्छा ये भी आपके पास ग्रेविटेशन का तो पूरा ही चैप्टर आपके पास से एक्सक्लूड हो गया है, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे हम। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 23 के ऊपर कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा ये मैथ दे दिया है यहाँ पे, ये इसने काइनेटिक एनर्जी दे दी है हमें। वेलोसिटी ये हमसे पूछ रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। वेलोसिटी ये मांग रहा है हमसे, तो ये क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल्स टू रेडिकल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द एम। सही है। मैंने इस पूरी इक्वेशन को मैनिपुलेट करके मैंने यहाँ से v को सब्जेक्ट बना लिया। अब आपने जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अ टग बोट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन टू टो अ कंटेनर शिप फ्रॉम द shore to the deep sea. The rope that connects the tugboat to the ship is parallel to the surface of water.
if the tugboat displays the container by this, the amount of work done. Work done is to be calculated. यहाँ पे हमारे पास ये force दे रहा है, this is the force and this is the distance. So W is equals to F dot D. तो F और D को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। वेरीफाई करिएगा जरा कमेंट सेक्शन में क्या मैंने सही ऑप्शन मार्क किया। अब आ जाएं जरा क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, कंसीडर द इमेज। अच्छा, ये इसमें से कह रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर शोन एक्सेप्ट, कि इसमें सारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मैंने आपको दिखा दी है, एक्सेप्ट कौन सी नहीं है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे सोलर भी दिखा रहा है, वो विंड भी दिखा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी दिखा रहा है आपको, लेकिन वो यहाँ पे आपको बायोमास नहीं है, क्योंकि बायोमास आपके पास ये होता रिन्यूएबल है, बट इन दिस कंडीशन आपके पास नहीं हो रहा। सही है, क्योंकि बायोमास को जब आप इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उससे बना रहे होते हैं चीज़ों को, या अपने पास एनर्जी को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा होता है। सो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर आपको दे रहा है, ये एनर्जी दे रहा है ये। सही है, और ये कह रहा है कि टाइम पीरियड निकालें रिक्वायर्ड टू हीट अप द रूम या वार्म द रूम। So power is equals to energy divided by the time, energy per unit time. So ये क्या हो जाएगा? T is equals to E upon P. So 50 divided by 500 जब हम करेंगे, so ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, and 1 divided by the 10. So पावर कितना आ गया हमारा? 0.1 वॉट। अच्छा, if a person exert, oh sorry, इसको हमने मार्क नहीं किया, ऑप्शन ए। If a person exert a force that cause the car to move forward, this is an example of work done. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वर्क डन की डेफिनेशन यही होती है हमारे पास, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रही है और वो डिस्प्लेस हो गया, तो वहां पे वर्क डन हो गया। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, द डिस्टेंस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इन द लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू सॉलिड स्टेट। नहीं होता, मोर देन सॉलिड स्टेट। इक्वल टू गैस, मोर देन गैस, नहीं, मोर देन सॉलिड स्टेट। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस की तरफ जब हम जाते हैं तो सॉलिड्स में बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली पैक चिपके हुए होते हैं। उसके बाद जो है वो लिक्विड में आते हैं तो उनमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, बट वो गैस से कम होता है, और गैस में जो है वो सबसे ज्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 29 के ऊपर। In the given diagram, shows three different blocks of insoluble material placed in three beakers that are partially filled with water. Which of the given block is or are less denser than water? अच्छा, जो भी फ्लोट कर रहा है, या सही है, या फिर जो प्रॉपर सिंक नहीं हुआ उसकी डेंसिटी कम है पानी से। सो टू और थ्री किस में आ रहे हैं? ऑप्शन डी। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अपथ्रस्ट फोर्स ऑन अ मूविंग कार्गो शिप इज इक्वल टू द वेट, तो वो आपके पास फ्लोट करेगा, क्योंकि लेट से ये आपका वाटर है, इसके ऊपर ही आपके पास शिप मौजूद है, दिस इज द शिप। अब यहाँ से अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही है और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये है अपथ्रस्ट फोर्स और वेट डाउनवर्ड। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो शिप आपका फ्लोट करेगा, ना ही सिंक होगा और ना ही बाउंस करेगा। ओके, एटमॉस्फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिपिक्ट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एंड ऑन द माउंटेन। तो माउंटेन पे जब हम जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा लो हो जाता है। सही है, सो एट सी लेवल हमारे पास, अच्छा तो ये माउंटेन के ऊपर हाई वाला तो काट दें आप पहले। सो लो सी लेवल पे और इन दोनों पे इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इज रिस्टोर इट्स लेंथ, शेप और वॉल्यूम। सही है, इलास्टिसिटी। क्योंकि हमने दो ही प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में पढ़ा है, एक इनर्शिया और एक इलास्टिसिटी। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा हमने फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़ा है वो हमारे पास क्या है? सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये दो हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज। अच्छा, इसके लिए हमें
इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180 is equals to temperature in Kelvin minus का 273 divided by 100। सो इससे आप या तो इन दो का रिलेशन बनाएं, फिर इन दो का बनाएं, या इन दो का बनाएं। सो इससे आपने आंसर को फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अच्छा, सॉलिड टू लिक्विड यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर ये लिक्विड टू गैस होता तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाता। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन बी। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 डिग्री सेल्सियस, अगेन आपने वही 33 के ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें से आपने किस किस को पिक करना है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 is equals to temperature in Kelvin minus 273 divided by 100। वरना आप केल्विन में डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपके पास डिग्री सेल्सियस में अगर कुछ है, इफ यू आर हैविंग समथिंग इन डिग्री सेल्सियस और अगर आपको केल्विन में जाना है तो आप +273 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इन दो में रिलेशन है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा। A metal cap on a glass bottle can easily be opened when hot water is poured over it. This is because क्योंकि देखिए मेटल आपके पास ज्यादा एक्सपैंड होगा एज कंपेयर टू द ग्लास। सही है। सो मेटल एक्सपेंड्स मोर एंड ग्लास एक्सपेंड लेस, क्योंकि मेटल कंडक्टर है, ग्लास आपका कंडक्टर नहीं है। With reference to the heat transfer in solid, correct statement is that the heat, एक चीज ये कि हमारे पास जो है वो हीट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ या फिर हायर से लोअर की तरफ जाती है। सो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। द करेक्ट ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द मीडियम इज रिक्वायर्ड एंड नॉट रिक्वायर्ड। देखिए नॉट रिक्वायर्ड वाला एक ही होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन किस में हो रही है? सॉलिड में। कन्वेक्शन किस में हो रही है? गैस और लिक्विड में। और रेडिएशन इज द ओनली थिंग जिसमें आपको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। सो आपने रेडिएशन वाला देखा भाई, ये और कोई रेडिएशन वाला नहीं है, सही है, तो यही होगा क्योंकि इसमें कंडक्शन में आपको मीडियम रिक्वायर्ड है, इसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अब इधर आ जाए जरा। सो एन एग्जांपल ऑफ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज अ ग्लास डोर, फ्राइंग पैन, वुडन डोर, लेदर जैकेट, फ्राइंग पैन, क्योंकि वो कंडक्टर है। अब इधर आ जाए। एयर वेंटिलेशन इन अ रूम इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, एवापोरेशन। कन्वेक्शन सही है, कन्वेक्शन, क्योंकि एयर वेंटिलेशन आपके पास ये रूम है और यहाँ आपके पास फॉर एग्जांपल वो वेंट आपने या खिड़की जो है वो बनाई हुई है। सो यहाँ से आपके पास जो है हॉट एयर बाहर निकल जाएगी और कोल्ड एयर, हॉट एयर क्योंकि ऊपर आएगी तो जाहिर सी बात है वो बाहर रह जाएगी, और कोल्ड एयर आपके पास अंदर रह जाएगी। सो यहाँ पे हमने एक ही भी 9th फिजिक्स 2024 का पेपर जो है वो सॉल्व किया है। आई होप यू guys have understand. If you have any query, please write it down in the comment section. Thank you so much.